हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम आ गए हैं डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो आज है आपका 17 सितंबर सैटरडे और हम कर रहे हैं डेली पीआईबी एनालिसिस। आज के हमारे जो दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं विद रिगार्ड टू पीआईबी वो हैं, नंबर 1 रामकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम और सेकंड है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो रामकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम आपका GS2 के अंदर आएगा क्योंकि ये आपके गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर कवर होता है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके GS3 का पार्ट बनता है क्योंकि इकोनॉमी से ये रिलेट करता है। इसके बारे में हमने डिटेल देखना है क्योंकि GS3 के जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसका भी पार्ट बनता है, प्लस आपको ये मेंस और एसेज में भी हेल्प करेगा, राइट। तो ये आपका मेंस का क्वेश्चन भी आज तैयार जो है वो हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज एनालिसिस। तो बात करते हैं आपसे सबसे पहले टॉपिक की, जो कि है रामकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम। तो ये जो मिशन है ये स्कूल स्टूडेंट्स को टारगेट करता है। तो इसके टारगेट ऑडियंस कौन से हैं? स्कूल के बच्चे। और इसको यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ने लॉन्च किया है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पॉलिसी के अंदर फॉल करता है। तो ये बेसिकली है क्या? ये एक किस्म का पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी उसके हिसाब से काम करता है, जो कि दो चीज़ों पे फोकस करती है। एक तो स्किल्स पे फोकस करती है, प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रैक्टिकल नो हाउ, और साथ ही साथ बात करती है लर्निंग आउटकम्स की ये बात करती है। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करता है आपका रामकृष्ण मिशन। तो मतलब कि पर्सनालिटी भी हमने डेवलप करनी है, बच्चों के अंदर स्किल्स जो है उनको इनकलकेट करना है जिससे कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले सकें और नौकरियों पे डिपेंडेंट ना हो, और साथ ही साथ लर्निंग आउटकम्स को भी ध्यान में रखना है, यानी कि बच्चा जो भी चीज़ या जो भी क्लास पास कर रहा है वो एक्चुअल में वहाँ से कुछ सीख भी रहा है। अगर हम बात करें टारगेट ऑडियंस की, तो जो बच्चे हैं वो 1st से लेकर 5th क्लास तक के बच्चे इसमें टारगेट किए जा रहे हैं। अगर हम रामकृष्ण मिशन की हिस्ट्री की बात करते हैं तो अवेकेंड सिटीजन प्रोग्राम जो है ये पहले भी चला चुके हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें ये मिडिल स्कूल्स को जो है कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे थे और उनको सेल्फ एस्टीम के बारे में जो है सिखा रहे थे। मॉरल डिसीजंस आपको किस तरह से लेने हैं, लाइफ के जो इश्यूज आते हैं आपको उसके अंदर आप किस तरह से सोल्यूशंस ढूंढ सकते हैं जो मिडिल पाथ के चल के आपको मिले। साथ ही साथ आपके सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, वर्च्यूज़ हैं, वो इनकलकेट कैसे करने हैं, और वो मटेरियल वेल्थ या जो आज हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ जाते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे आपके वर्च्यूज़ या आपके विजडम या आपकी फैमिली वैल्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ों को दर्शाता है। अगर हम और ज़्यादा हिस्ट्री में जाते हैं तो रामकृष्ण मिशन शुरुआत कैसे हुई थी? तो इसकी शुरुआत करने वाले थे श्री रामकृष्ण, जो कि एक बंगाल के अंदर सेंट थे और 1836 से 1886 तक जिए थे। कई लोग इनको प्रॉफिट ऑफ द मॉडर्न एज भी कहते हैं, और उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉलोअर थे जो काफ़ी मशहूर थे वो थे स्वामी विवेकानंदा। इनका जो मोटो है वो है फॉर वंस ओन सैल्वेशन एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ना केवल अपनी मुक्ति के लिए बल्कि औरों के भी उत्थान के लिए हमें काम करना चाहिए। अब अगर आपको एंशियंट हिस्ट्री को भी इसको यहाँ पे लिंक करना हो, यूपीएससी आपको एक स्टेटमेंट जो है एंशियंट हिस्ट्री से भी दे सकता है। वो ये दे सकता है कि ये इंडिया की कौन सी इंडियन फिलॉसफी या कौन सी हिंदू फिलॉसफी पे बेस्ड है। तो ये जो स्कूल है आपका, इट इज बेस्ड ऑन अद्वैत वेदांता स्कूल। तो हम बहुत सारे स्कूल्स पढ़ते हैं, चरवकाज, ये वो फलाना ढिमकाना, उनमें से एक अद्वैत वेदांता स्कूल भी है, उसके ऊपर बेस्ड है ये रामकृष्ण मिशन पूरा का पूरा। तो ये आपका एंशियंट जो है प्लस आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है उसको भी कहीं ना कहीं टच करता है, तो वहां से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें आपको जो अगर एमसीक्यू बनाएगा यूपीएससी तो आपसे फाउंडर का नाम पूछ सकता है, बंगाली सेंट थे उसकी जगह वो महाराष्ट्रियन सेंट कर सकता है, उसके बाद बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ चारवाका कर सकता है, उसकी जगह अद्वैता आएगा आंसर, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है घुमाई फिराई जा सकती हैं। So I hope this topic is automatically clear to you. Moving on to the next topic, वो है हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी है, 2010 के अंदर इसको बनाया गया था और इसके अंदर सारे रेगुलेटर्स आते हैं, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसके अंदर ही आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। फाइनेंस से रिलेटेड हाईएस्ट अगर कोई फोरम है इंडिया में तो वो ये है,
और क्योंकि अगेन फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इसको चेयर करते हैं, यानी कि वो इसके चेयरमैन होते हैं। ये GS3 का आपका पार्ट बनता है। एंड इसकी 26th मीटिंग जो है वो हाल ही में जो है कंक्लूड हुई है, जिसके कारण से ये जो FSDC है ये चर्चा के अंदर आ रहा है। अगर हम बात करते हैं कि इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव करना इफेक्टिवनेस को, क्रेडिट फॉर्मेशन को, और जो इकोनॉमी है वो कभी भी आपकी रिग्रेशन में ना जाए, इसके अंदर किसी तरह का डिप्रेशन अराइज ना हो, जो गवर्नेंस और मैनेजमेंट है वो किस तरह से इकोनॉमी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, RBI के इसके अंदर जो सेंट्रल बैंक ने काम किए हैं उनके बारे में चर्चा हो सकती है। अगर किसी तरह की वल्नरेबिलिटी चल रही है मार्केट के अंदर तो उसको किस तरह से हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो हैं वो आती है। तो बेसिकली फाइनेंशियल जो भी डिसीजंस लेने हैं या कोई भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ चल रही है वो सारी की सारी ये देखते हैं। अब अगर हम क्वेश्चंस के लिहाज से देखें तो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। मतलब कि कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट इस बॉडी को नहीं बनाता, कोई भी लॉ से ये बॉडी जो है नहीं बनी है। दिस बॉडी इज़ बेसिकली एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इसको जो है बना दिया गया। 2010 में इसकी क्रिएशन जो है वो हुई थी और इसका बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए जो कि इन सब चीज़ों को देख सके। और रघुराम राजन जो थे उन्होंने इसका आइडिया जो था वो फ्लोट किया था। इसके अंदर कोई भी फंड्स जो हैं एलोकेट नहीं किए जाते और इसका जो मेजर कोऑर्डिनेशन का काम है वो फाइनेंशियल मार्केट से होता है कि फाइनेंशियल मार्केट के सारे रेगुलेटर्स जो हैं जैसे सेबी हो गया, IRDA हो गया, PFRDA हो गया, RBI हो गया, ये सब मिलकर इसकी बात करें तो ऑटोमेटिकली मेंबर्स भी इसके सारे यही हो गए। फाइनेंस मिनिस्टर तो आपके चेयरमैन हो जाएंगे, उसके बाद RBI के गवर्नर हो गए, सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि आपके शेयर मार्केट को देखता है, फिर आपका IRDA जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके बाद आपका PFRDA हो गया, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके मेंबर्स बन जाते हैं। प्लस जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके जो कुछ और आप कह लो ऑफिशियल्स हैं जैसे कि आपके फाइनेंस सेक्रेटरी हो गए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गए, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स हो गए, ये सारे के सारे लोग भी इसके अदर मेंबर जो हैं वो बन जाते हैं। तो अब जैसे कि पेंशन वालों को इंश्योरेंस से लिंक करना, इंश्योरेंस वालों को सेबी से, सेबी वालों को RBI से, तो इनकी जो इंटर रेगुलेटरी बॉडी है वो देखना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखना, जैसे कि वॉर हो रही है या ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो उसमें RBI क्या ले रहा है वो सारी चीज़ें देखना, फाइनेंशियल सेक्टर को हम और कैसे डेवलप कर सकते हैं वो सारी चीज़ देखना। उसके बाद आपके मैक्रो लेवल की आइटम्स आ गई और सर्वेलेंस करना कि कोई भी चीज़ कोई गलत तो नहीं होगी, तो एक बर्ड्स आई व्यू इसके अंदर आप देख सकते हो, बर्ड्स आई व्यू की बात की जा सकती है। उसके अलावा फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अगर कोई प्लान्स बनाए जा रहे हैं तो अब वो आप मूट कर सकते हो। अगर आप मूट नहीं भी कर रहे हो तो जो बन रहे हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को देख सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है की जा सकती हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि आपस में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन जो है वो बनाने का काम ये कहीं ना कहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं वो भी आपके डीमैट से लिंक कर दी जाएंगी। तो अब इसमें दोनों का सहयोग चाहिए, सेबी का भी सहयोग चाहिए और IRDA का भी सहयोग चाहिए। सिमिलरली जो आपके गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो आपके डीमैट में लिंक हो जाएंगे। मतलब RBI आपको गोल्ड बॉन्ड्स इशू करता है, सेबी आपको डीमैट इशू करता है, तो आपके दोनों लिंक हो जाएंगे। मतलब कि आपके गोल्ड बॉन्ड्स आपके डीमैट में शो होंगे। तो इसके अंदर अगेन दोनों की जो इंटरमिंगलनेस है, दोनों की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की जो सहमति है, आपसी भाईचारा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए इन सबको क्लब करके एक पर्सन देखे, एक बॉडी देखे, तो वो कौन हो सकता है? वो फाइनेंस मिनिस्टर ही हो सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आपको आएगा उसके अंदर ज़रूर आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी कि इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी या इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और इसका आंसर है नो, इट इज़ नीदर स्टैट्यूटरी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। और इसको सिंपल एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। एंड लास्टली अगर आप यूपीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में, तो यूपीएससी का जो जर्नल स्टडीज़ का सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का, वो ज़रूर लीजिए। इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे, प्लस, आइकॉनिक एंड लाइट।
अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो प्लस लीजिए। अगर आप साथ में एक 1-on-1 लाइव मेंटरशिप चाहते हैं जिसके अंदर आपको एक एजुकेटर हमेशा आपके साथ जुड़ा रहे, जो आपकी एग्जाम स्ट्रैटेजीज वगैरह में हेल्प करे, तो आप आइकॉनिक कोर्स ले सकते हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी वेटरन एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर चुके हैं, एग्जाम्स दे चुके हैं और सिर्फ अपनी स्किल्स को ब्रश अप करने के लिए टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ले सकते हैं। सभी के सभी कोर्सेज आपको अट्रैक्टिव EMI ऑप्शंस पे भी मिल जाएंगे और मंथली सब्सक्रिप्शंस में भी आपको ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं प्राइसेस की, तो अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे ANI7 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे सेंड करेंगे तो उससे मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा, जिससे कि आपके कोई भी डाउट्स होंगे अनअकैडमी से रिलेटेड या अकेडमिक्स से रिलेटेड तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं और आपको अनअकैडमी पे जो भी सहायता होगी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।